वो चीज़ में आप वो चीज़ करो। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ इशारा कर देता है स्टूडेंट को, गाइड कर देता है और बाकी चीज़ आपको स्टूडेंट को खुद एक्टिविटी करनी होती है। अब आपके पास क्या है, बता दिया, पढ़ा दिया, आपके पास टाइम होगा तब तो जाके लाइब्रेरी में आप पढ़ेंगे ना, और टाइम ही नहीं है। 10 से 5 जो है आपको एक-एक करके वो क्लास लेता रहेगा और पढ़ाते रहेगा। तो वहाँ पे हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना स्कूल के बच्चों की तरह एक-एक चीज़, वैसे नहीं करा जाता है। वहाँ पे एक बेसिक मोटा-मोटी चीज़ दिया जाता है और रेफरेंस रीडिंग दिया जाता है कि भैया जाके पढ़ के आइए। और फिर वहाँ की लाइब्रेरीज़ में आपको भीड़ दिखेगा। यूजी के बच्चे, पीजी के बच्चे, फिर पीएचडी के बच्चे, सब लोग वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। क्या किया है कि पीजी तक ये लोग स्कूलें बना देता है सबको, ठीक है? चम्मचे से खिलाते रहेगा बच्चा को और उसके बाद अचानक से बोलेगा कि आओ पीएचडी में रिसर्च करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, तो दिमाग तो हवा होगा ही ना बच्चे का। इसमें इस सिस्टम में एक्चुअल पीएचडी रिसर्चर या उसके शूज़ में वही बच्चा पैर रख पाता है जो मेरे ऐसा मतलब ये होता है कि हम कोई काम करेंगे नहीं तुम्हारा दिया हुआ। ना क्लास करेंगे, ना असाइनमेंट बनाएँगे, कुछ नहीं करेंगे। हमको पढ़ना है, हम पढ़ेंगे, तुम हमको डिस्टर्ब मत करो। हमसे एग्ज़ाम लो, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, बाकी मेरे ऊपर कुछ मत थोपो, हमको फ्री छोड़ दो। और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में ये भी है, अगर आप क्लास बंक करके लाइब्रेरी में जाते हो, तो आपका अटेंडेंस नहीं कटता है। यहाँ कट जाएगा अटेंडेंस। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में आप देख रहे हो क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ भी नहीं है ये चारों में से, ठीक है? लेवल ऑफ मेजरमेंट भी नहीं है, ठीक है? ये भी नहीं है, कंटीजेंसी भी नहीं है, मतलब कोई संरचना नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है और ना ही डाइकोटोमस है कि यस या नो। ये सब जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस में क्या दिख रही है? एक संरचना दिख रही है, एक संगठन दिख रहा है, एक निश्चित ढर्रा दिख रहा है। तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एक पॉइंट लिखिए और उसमें लिख दीजिए कि इसमें कोई भी ढर्रा नहीं होता है। ढर्रा या फ्रेमवर्क क्वेश्चंस का। इसमें कोई भी ढर्रा नहीं होता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन का कोई ढर्रा नहीं है और आप अपने मन से कुछ क्वेश्चन लिख दिए अपने मन मुताबिक, है ना? फ्री माइंड से ऐसे लिख दिए। सीरीज ऑफ क्वेश्चन बना लिस्ट बना लिया। तो आप क्या करेंगे, इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर। इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर का मतलब है आप उसको थमा नहीं रहे हैं, आप उसको क्वेश्चन बोल रहे हैं या फिर एक नॉर्मली जो है मतलब उतना टाइट नहीं होगा सब कुछ, ढीले माहौल में आप वो चीज़ कर रहे हो। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे ध्यान काफ़ी देना होगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, रिस्पॉन्स लिमिट हो जाता है। सिर्फ जैसे देखा कि 5 पॉइंट स्केल है, ठीक है? 5 पॉइंट स्केल का यूज़ कर लिया। तो क्वेश्चन क्या हो गया वो? स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो गया। तो उसका रिस्पॉन्स भी स्ट्रक्चर्ड वे में आएगा। तो रिस्पॉन्स भी स्ट्रक्चर्ड वे में आएगा तो क्या होगा, डेटा हैंडलिंग करने में हमें आसानी और सुविधा होगी। बट जब स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, तो हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा और ध्यान से बोलना भी पड़ेगा कि जो हम कह रहे हैं उसका मतलब वही है। तो यहाँ ज़्यादा केयरफुल होके काम करना पड़ता है। तो लिखिए अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में, इस तरह के प्रश्नों में प्रश्न बहुत ही अलर्ट और केयरफुल होकर काम करना पड़ता है। इस तरह के प्रश्नों में प्रश्नकर्ता को बहुत ही अलर्ट और केयरफुल होकर काम करना पड़ता है। अब इसमें क्या करना होगा, जैसे आप क्वेश्चन पूछ दिए, तो उसको साइलेंट प्रोब देना होगा, ठीक है? अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में साइलेंट प्रोब देने का मतलब क्या है कि इत्मीनान से आप क्वेश्चन पूछ दिए तो उसको थोड़ा समय दीजिए कि क्वेश्चन पे जो है वो सोच पाए। तो ये तब है जब आपको कोई चीज निकालना है तब। लेकिन ये एजुकेशन में या जॉब इंटरव्यू में बोलिएगा तो ऐसा नहीं होगा। जैसे एक रैपिड फायर क्वेश्चन हम लोग एसएसबी में देते हैं, मतलब धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको सोचने का वक्त एकदम देगा ही नहीं। एक के बाद एक जो है ना एकदम पूरा रैपिड फायर राउंड में क्या होता है कि वो आधा घंटा चलेगा कि 20 मिनट चलेगा कि 10 मिनट चलेगा कि 1 घंटा तक रैपिड फायर ही चलेगा, आपको कोई नहीं जानता है। तो एकदम मशीन गन के बुलेट की तरह क्वेश्चन आता था, फट 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 क्वेश्चन आता गया। और रैपिड फायर क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, सुनिएगा। जैसे हम अपने रैपिड फायर का एक्सपीरियंस बता रहे हैं।
ओके, जैसे इंग्लिश में बोल देते बोले, ओके जेंटलमैन, वेलकम टू द एसएसबी बोर्ड एग्जाम, टेल मी व्हाट इज योर नेम, वेयर from where do you belong to, what are the specialities of your city, what your parents do, what is the occupation of your parents, how many people are there in your home, tell me about your education, what achievements, what you like and what you didn't like in your education system, from which university you belong, tell me about its history in university, and also from which hometown you belong, tell me about your specialty and how you reached them, what was your goal and purpose behind this interview. अब आप बोलिए कि सर एक साथ जो है 10 मिनट तक एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो है आते गया, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन एक सीरीज में होंगे और उसको उसी सीरीज में आंसर देना है आपको, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, छूटना भी नहीं होना चाहिए, छूटना भी नहीं चाहिए। तो ये सब क्या होता है, प्रैक्टिस हम लोग करते हैं पहले, तो प्रैक्टिस करते करते ये हो जाता है। अभी किसी से ऐसे सोचेंगे तो बच्चा रोने लग जाएगा, बोलेगा सर मेरे साथ अन्याय कर दिए, मेरे साथ गलत कर दिया, आप ये गलत कर रहे हैं सर, मौका तो दीजिए सोचने बोलने का। अभी अगर सिविल लाइफ में अगर किसी के पास रैपिड फायर अगर हो जाए, वो समझेगा ही नहीं कि रैपिड फायर भी एक टेस्टिंग का स्ट्रेटजी है, वो तो कहेगा है प्रोफेसर बदमाश था, बदमाश आदमी था, जरूर सेटिंग किया होगा, जरूर किसी से पैसा खाया होगा, हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, एक साथ 20 क्वेश्चन एक लाइन से पूछ दिया, हट जातिवाद हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो बच्चा सब इस तरीके से रोते हुए बहुत दिखता है, वो समझता ही नहीं है कि भाई तुमसे रैपिड फायर किया गया, और रैपिड फायर का जो बच्चा आंसर दे देगा ना, समझ लो कि उसका इंटरव्यू 70% डन हो गया। वो रैपिड फायर अपने आप में एक स्टेटमेंट है। 10 मिनट तक आदमी आपसे लगातार जो है ऐसे करके क्वेश्चन, 10 मिनट का रैपिड फायर अगर आप झेल लिए, लगातार 10 मिनट तक वो क्वेश्चन पूछते रहा, उसमें कितना क्वेश्चन होगा, 40-50 क्वेश्चन वो पूछ दिया, 50 क्वेश्चन आपको एक सीक्वेंस में आंसर दिए, सब याद था और सबका सटीकता से आंसर दे दिया, अगले का मुंह रह गया खुला का खुला। तो रैपिड फायर के लिए जब एसएसबी इंटरव्यू के लिए हम लोग प्रिपेयर करते तो हम लोग ट्रेंड हो जाते थे, करते करते गेम बना लेते थे इसको ऐसे करने का, खेलते खेलते, कि कौन कितना उलझा सकता है किसको। तो ये भी जो है ना एक तरीका होता है रैपिड फायर क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि रिसर्चर को जो है ना फुल केयर देना चाहिए, साइलेंट प्रोब देना चाहिए, सोचने समझने का वक्त देना चाहिए, गैप देना चाहिए। तो इसी चीज को हम काउंटर कर रहे हैं इस बुक में जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि वो भी एक रिसर्च ही है, वो भी एक स्टडी है, जॉब इंटरव्यू जो है वो भी क्या कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस की फाइंडिंग कर रहा है कि क्या कैंडिडेट मेरे इस चीज के लायक है या नहीं, हाई प्रेशर सिचुएशन में क्या ये अपना कंसंट्रेशन जो है रख सकता है, या फिर जो है बच्चों की तरह रोने लगता है कि यार मेरे साथ गलत कर दिया, ऐसे वैसे है, ये तो ये कर दिए। भाई गलत किसी के साथ कुछ नहीं होता है, तुमको दम है अगर हथौड़ा सहने का तो हो ना, रो क्यों रहे हो, नहीं तो बोलो तो रो दिए तो फिर फेल हो गए तो वो भी एक तरीका है टेस्टिंग का। ठीक है, तो हालांकि ये कह रहा है साइलेंट प्रोब देना चाहिए, पर ऐसा कुछ है नहीं कि देना ही चाहिए, वो डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। रिसर्च में कभी भी कोई भी चीज ना एब्सोल्यूट नहीं होती है, एब्सोल्यूट एक ही चीज होती है, इथिक्स, कि रिसर्च इथिक्स आप वायलेट नहीं करेंगे, है ना, किसी का नुकसान नहीं कर देंगे रिसर्च करने के चक्कर में, ही नहीं कि किसी का बच्चा को ले जाए साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कराने के लिए और उसके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में ऐसा ऐसा फियर सब दे दिए फर वाला जानवर सबके प्रति कि बड़ा हुआ तो बेचारा पागल खाना में भर्ती हो गया। तो ये सब चीज नहीं करना है। फिर ये कह रहा है कि वर्बली एनकरेज किया जाता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में पूछने के लिए, कि वर्बली आप एनकरेज कीजिए, अगले को प्रोत्साहित कीजिए कि वो प्रश्नों का उत्तर दे। तो मान लीजिए आप कुछ एक जनरल जनरल सा रिसर्च कर रहे हैं, कुछ आपका विशेष मकसद नहीं है, चीजों को जानना है, तब आप बहुत सॉफ्ट ट्रीटमेंट देंगे लोगों को, कि हाँ भैया तुमको सवाल पूछ के हम 10 मिनट बैठे हुए, 1 घंटा बैठे हुए हैं, 1 घंटा तक सोचने के बाद तुम फिर बोलोगे कि एक बार सर सवाल रिपीट कर दीजिए तो, क्या पूछे थे। तो फिर हम सवाल रिपीट कर देंगे, चलो कोई बात नहीं फिर से बोलो, क्योंकि हमको रिस्पॉन्स लेना है, हम वहाँ पे गुस्साएंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हमको रिस्पॉन्स लेना है। अगर तुम ऐसे ही रिस्पॉन्स दोगे तो ऐसे ही तो कम से कम दो तो रिस्पॉन्स, तुम्हारे रिस्पॉन्स से ही तो मेरा सर्वे होगा। तो एक पेशेंट रिसर्चर जो होता है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगला 10 मिनट ले रहा है, 15 मिनट ले रहा है, कितना चाहिए। अब आपने साइलेंट टाइम दिया, 20 मिनट तक अगला चुप है, सोच ही रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको प्रोत्साहित करोगे ना आंसर देने के लिए, कि भैया हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं, क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहे हैं। तो हमसे एक कुछ बहुत एसएसबी इंटरव्यू में सीधा क्वेश्चन अन इंटरव्यूज की तरह नहीं पूछा जाता, वो क्वेश्चन तोड़ने के लिए ही बुलाया जाता है। लगभग हर बार मेरा जो है ना 2-2 ढाई-ढाई घंटे का इंटरव्यू चलता था इंटरव्यूअर के साथ, वो 2 ढाई घंटे तक इंटरव्यूअर आपका बजाते रहता है,
वो आपको घेरते रहता है, वो कुश्ती होता है, वो आपको बेइज्जत का हर तरीके से करेगा। और आपके सामने दिक्कत ये है कि आप उससे लड़ नहीं सकते हैं, उल्टा जवाब दे नहीं सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अथॉरिटी वाली बात है, सामने इंटरव्यू है, वो आपको एकदम नंगा कर मारेगा। ऐसी-ऐसी चीज़ें पूछेगा और एकदम साबित कर देगा ना, कोशिश करेगा कि आप एकदम नालायक हैं, इस तरीके से। एक चीज़ को अभी पूछा, फिर घुमा करके दूसरे जगह ले गया, आधा घंटा के बाद फिर घुमाते-घुमाते-घुमाते वहाँ पे आ गया और रिस्पॉन्स मिलता रह गया कि तो उसके तुरंत बोल देगा, "थोड़ी देर पहले तो तुमने ये जवाब दिया था, अभी ये कैसे हो गया?" तो एकदम पेशेंस के साथ, टैक्टफुली, होश में रह के कि हम क्या बोल रहे हैं, कितना गेम खेल रहा है, कहाँ-कहाँ घुमा करके ले जाएगा, ठीक है? उसके बाद कहाँ का मेरा बखिया उधेड़ रहा है, किधर-किधर हमको नंगा कर रहा है। बहुत ही इंटीमेट और ऐसा-ऐसा पर्सनल क्वेश्चन पूछता है ना कि हम यहाँ पे बोल भी नहीं सकते हैं आप लोगों के बीच में। इस तरह की चीज़ें पूछता है। वो आपको अनसेटल करने का प्रयास करता है, पूरे देने का प्रयास करता है कि पूरा जो स्ट्रक्चर है ना माइंड का, पूरा तोड़ देंगे। पूरा ही चीज़ कर देंगे, इतना हाई प्रेशर में ला देंगे, कि जो तुम सोच के आए हो ना, तैयारी करके आओ, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, कि हम एक फेक सेल्फ लेकर के आए हैं यहाँ, कि हम इस लायक हैं। उसको सबको जो है ना, वो कर देता है बर्बाद करके वहाँ पे। तो वैसे ही करके उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा और वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि हम मतलब जिस टाइम पे गए थे, हम हद से ज़्यादा ही ना, मतलब हमको बहुत लेट से बुद्धि हुआ है बहुत चीज़ों का। कि कॉलेज तक में जो बहुत चीज़ लोग समझ जाते हैं ना, बहुत चीज़ों का अनुभव हो जाता है। हमको कॉलेज तक वो चीज़ें, मतलब ग्रेजुएशन पास करने के बाद भी हमको ना उन शब्दों का मतलब पता था, ना उन इशारों का मतलब पता था। और हम दिखते भी वैसे ही थे कॉलेज पास करने के बाद, जैसे कोई मैट्रिक पास लड़का है। तो वैसा ही, मतलब हद से ज़्यादा बेवकूफ़ थे। तो हमको कुछ वैसा ही घुमा करके पूछा, हम समझे ही नहीं। तो फिर दोबारा पूछा, फिर तिबारा हाथ से इशारा करके वैसे किया। अब हमको वो हाथ का इशारा तक का मतलब नहीं पता था। तो हम कबूल, तो हम उसका जब तीसरे बार हमको नहीं समझ में आया, तो हमको लगा कि हम क्या करें? हम हाँ बोल दिए खाली ऐसे बचने के लिए। बाद में हम बाहर आके पूछे तो लड़का सब बोला कि अरे राम रे! तुमसे क्या पूछा था, तुमको पता है इसका मतलब? हम बोले यार हमको नहीं पता, 2 बार 3 बार वो घुमा के पूछा, चौथा बार हाथ से इशारा किया, तो हमको लगा कि जो है इसके चेहरे पे देख करके कि समझ ही नहीं पा रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम हाँ बोल दिए मुस्कुरा करके। तो हम हाँ बोले जब मुस्कुरा करके, तो मेरा वो चेहरा शॉक से देखा। हमको इतना ही याद है, तब जाके हमको मीनिंग बताया कि उस इशारा का ये मतलब होता है। हम बोले ले गई भैंस पानी में। तो हमने ऐसी चीज़ पर हाँ कर दिया था, जिस पे कि आप मर जाइए लेकिन हाँ मत कीजिए। तो वो शॉक होके हमको देखेगा ही ना, वो भी स्माइल करके बोल रहा है, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो समझ गया होगा कि भोंदू लड़का है, उसको पता ही नहीं है, या फिर जो नेगेटिव रैंकिंग हुई है उसके कारण क्या होगा। तो ये क्या है, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन के लिए आस्क करना है। अब उसको मेरे से बात करके इतना पता चल गया कि ये लड़का रफ लैंग्वेज में बात नहीं करता और रफ लैंग्वेज में बात सुनेगा भी नहीं। तो वो देखा इनोसेंट सा प्यारा सा लड़का सा था, तो वो क्या किया, घुमा-घुमा करके इस तरीके से किया, नहीं तो माँ-बहन की लैंग्वेज पे आकर के वो डायरेक्ट पूछ लेता अगर उस टाइप का हमको दिखता तो। तो हमको पूछा ही नहीं ब्रिगेडियर ने वैसे। तो आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है? कि पहले तो आप वर्बली एनकरेज करें उसको, नहीं दे पा रहा है जवाब तो। और उसके बाद क्या था कि क्लैरिफिकेशन करते हैं। हम भी जब इंटरव्यू दे कर के आए, तो हमको भी ये लगा कि यार एक एनकरेज नहीं कर रहा था, क्लैरिफिकेशन भी नहीं किया, घुमा-घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर बोल बाद में, मतलब बहुत आराम से 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद तब हमको रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे जो है ना, सेना के अधिकारी, अगर आप फ़ौज में जाते हो, आर्मी और नेवी और एयर फ़ोर्स में, फ़ौज के फाइटिंग विंग्स के लिए अगर आप दे रहे हो, तो उसको 2 चीज़ चाहिए, शेर जैसा बहादुर और सियार जैसा धूर्त। तो वो वाली चीज़ थी, और वो चीज़ मेरे में नहीं थी, धूर्तता वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं थी। तो वो वाली चीज़ भी थी। तो आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, आप क्या कर रहे हो? क्लैरिफिकेशन के लिए अगले को आस्क कर रहे हो क्वेश्चन से कि भैया क्लियर करो, है ना? अगर कुछ आपको डाउट लग रहा है तो। तो जब हम लोग रिसर्च करेंगे तो हमको तो क्यों करना है? हमको डेटा निकालने के लिए करना है, हमको किसी को छाँटने के लिए नहीं करना है, ठीक है? सर्वे का इस्तेमाल, इंटरव्यू का इस्तेमाल, बहुत सारे पर्पसेज़ के लिए किया जाता है। कौन-सा पर्पस कैसा है, उस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम लोग सर्वे में इस्तेमाल कर रहे हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का। तो हमको चाहिए क्लैरिटी कि भैया आप जितना भी देर से समझ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो क्लियर कट बता दो। उसके बाद क्या है कि फुल एम्पैथी विथ रिस्पोंडेंट, ठीक है? जो रिस्पोंडेंट है उसके साथ फुल आपकी एम्पैथी होनी चाहिए, आपका नेचर बढ़िया होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो है कि आप जो है ना पूरा उसको रगेदने के फिराक में आ गए हो।
तो यही वाला चीज है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का इतना सा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करने में। क्लियर, स्पेसिफिक, रिलेवेंट, शॉर्ट, ये तो लिखवा ही दिए हैं पहले, ठीक है। दूसरी चीज एक और लिख लीजिए पॉइंट में, उत्तरदाता, ठीक है, या रेस्पोंडेंट जिसको कहते हैं, उत्तरदाता में प्रश्नों के जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसको किस में लिखेंगे? ऐसे ही पॉइंट में लिखिए ना, बस एक एक पॉइंट करके देते जाइए। एक अलग से पॉइंट दे दीजिए, वो 3 जो पॉइंट था ना, वो 3 वाले को क्लोज कर दीजिए, उसके बाद अलग से ऐसे लिखिए बाहर उससे। ठीक है सर। उत्तरदाता में उत्तर देने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमको फिलॉसफी का शौक है, ठीक है, हमको स्पिरिचुअलिटी का शौक है थोड़ा, मतलब जो गूढ़ रहस्यमयी चीजें होती है, आध्यात्मिक ये चीजें, मेडिटेशन है, ध्यान है, अष्टांग योग है, सांख्य दर्शन है, उपनिषद है, इन सब चीजों का हमको शौक है, हॉबी है मेरा। जैसे किसी का होता है रील्स देखना, किसी का कुकिंग करना, ऐसे वैसे। तो हम अपने आप को खुश रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए ऐसी चीजें हमको पसंद है। तो अब हमको कोई आदमी जो है मिल गया सामने में, ठीक है, और हम उसको पूछते हैं कि बताओ ब्रह्म और सत्य में क्या अंतर है, तो उसका दिमाग नहीं हैंग करेगा, बोलेगा ई क्या बोल रहे हैं। हम उसको बोलेंगे बताओ नॉलेज और ट्रूथ में क्या अंतर है, तो उसका भी दिमाग घूम जाएगा, कोई भी नॉर्मल कॉमन आदमी को। तो अगर ऐसा काम हम करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि हमने जो है ना एक स्पिरिचुअल आईक्यू, ठीक है, जैसे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का स्केल सब बना है, पता नहीं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का बना है कि नहीं, और बना भी है तो इंडिया में बना है कि नहीं, और इंडिया में भी बना है कि नहीं, तो उसका भी डिवीजन किया गया है कि नहीं। अभी आप लोग के बात से याद आया, एक स्केल हम भी बना सकते हैं स्पिरिचुअल आईक्यू का, हमको इन चीजों की समझ है तो क्या हो गया, मान लीजिए हमने एक स्केल डिवाइस कर लिया, ठीक है, कि किसी व्यक्ति का स्पिरिचुअल आईक्यू कितना है, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट कितना है, वो इन चीजों को कितना समझता है। तो उस पे हमने एक स्केल तैयार किया, और तैयार करके हमने उसमें आइटम्स डाले, क्वेश्चंस डाले। अब उस स्केल को ले जा करके जो है ना दे दिए सीटेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को। तो अब उसमें क्वेश्चंस क्या क्या है सुनिए, ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस है। मान लीजिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, एक एक सेंटेंस में लिखना है। क्या लिखेगा सीटेट वाला बच्चा उसमें, सत्य में और ज्ञान में क्या अंतर है, सोचते रह जाएगा आधा घंटा तक, ठीक है, 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, और फिर कुछ भी लिख देगा। तो क्या क्या है कि हमने क्या किया, सही व्यक्ति को दिया ने, हमको किसको देना था, हमको उस व्यक्ति को देना था जो किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम का हिस्सा है, ठीक है, या जिसका हमको स्पिरिचुअल दिख रहा है कि हाँ भाई उन चीजों को पढ़ रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, या उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करता है, तो वैसे व्यक्ति को जाके देंगे। अब जैसे कोई सदगुरु का चेला है मान लीजिए, तो उसको थमा दिए कि भैया तुम ये बना करके दो, है ना। कोई जो है किसी बाबा का वो चीज है, या कोई किसी प्रोग्राम में जो है ट्रेनिंग ले रहा है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ले रहा है, उसको हमने थमा दिया, तो फिर ये चीज सही होगा। वरना क्या होगा कि इसको हम लेकर के चले गए, मतलब जो सांसारिक लोग हैं, इन जनरल पॉपुलेशन है, उसके पास लेकर के हम ऐसी चीजों को चले गए, उसको तो प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा, बेचारे की क्षमता ही नहीं है उसको आंसर देने की। तो ये क्या है कि ये इम्पोर्टेंट चीज है। अब जैसे जिसको फिजिक्स पे जिसका बहुत अच्छा पकड़ नहीं है, मतलब अच्छा अच्छा भी नहीं, अच्छा से भी बहुत अच्छा, एकदम भीषण जिसका पकड़ नहीं है फिजिक्स का, उसको आप उपनिषद भी बहुत अच्छे से नहीं समझा सकते हैं उस तरीके में, नहीं तो उसको लगेगा कि सत्संग प्रवचन है। जब उपनिषद और फिजिक्स जब मिलता है तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रियलिटी का मॉडल है, कहते हैं ना कि पैरेलल रियलिटीज, पैरेलल यूनिवर्स, ये सब सब फिजिक्स का हिस्सा है, उपनिषद में सारी चीजें लिखी हुई है। तो वो दोनों चीजें जब मिलती है जाकर के, तब जाकर के मालूम भाई वो कैसे काम कर रहा है। जो उपनिषद में जो मतलब जिस तरीके से बताया गया ये चीज है, इवन एक जगह पे एक मंत्र हम पढ़े थे विज्ञान भैरव तंत्र में, उसमें बताया गया था कि जो 5 एलिमेंट्स हैं
उसमें ये बताया गया था, हाँ, कि H2O होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है? इनसे मिल करके वाटर बनता है। तो ये चीज़ उपनिषद में ऐसे बस उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के शब्द की जगह दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उसमें अग्नि और वायु के मिलने से जल बताया गया है कि अग्नि तत्व और वायु तत्व के मिलने से जल तत्व का निर्माण होता है, ये चीज़ होता है। अब इसको आप देखो, वायु तत्व को ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन क्या है? फ्लेमेबल चीज़ है, अग्नि हो गया। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? वाटर बनता है। तो ये चीज़ उसमें जो है लिखी हुई थी। तो अब जिस आदमी को H2O के बारे में ही पता नहीं होगा, तो उसको हम ये समझाएँगे तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो बोलेगा कि नहीं, ये तो आप ऐसे-वैसे कर रहे हैं। तो हम एक ये नहीं बता रहे हैं कि वही लिखा हुआ है, हम कह रहे हैं कि देखो सिमिलैरिटी है इसमें, मेबी इसका मीनिंग ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि रेस्पोंडेंट ऑफ रिसर्च शुड बी कैपेबल इनफ टू आंसर द क्वेश्चंस। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना? कि उसमें क्षमता भी होनी चाहिए, वरना आपने सैंपलिंग गलत कर ली। तो सैंपलिंग पे ध्यान देना था कि भैया किस सैंपल को उठाना था, और जिस सैंपल को आप उठा रहे हो, तो क्वेश्चन भी जो है ना उसी हिसाब से बनाओ, सैंपल को ध्यान में रख के बनाओ। हुँ। तीसरी चीज़ जो है, एक ये चीज़ है, एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए कि रेस्पोंडेंट्स के साथ एम्पैथी का हिंदी क्या बताए थे कोई? सिम्पैथी का तो सहानुभूति बताए थे, एम्पैथी का क्या बताए थे? कोई तो कुछ बताए थे एम्पैथी का। याद है किसी को? सहानुभूति तो सिम्पैथी हो गया। कुछ तो था एम्पैथी। सिम्पैथी में दया आ जाता है कि अरे हम बेचारे पे दया कर रहे हैं, रे रे रे। और एम्पैथी में क्या होती है कि साथ में अनुभूति होती है, कि हाँ, जो वैसा फ़ील कर रहा है हम भी वो चीज़ फ़ील कर पाते हैं। उसको अपने पे लेके चलते हैं, अपने आप को ऊपर नहीं रखते, बराबरी के स्केल पे रखते हैं। तो रिसर्चर को, तो अभी हिंदी नहीं आ रहा है शब्द, इंग्लिश में ही लिख लीजिए। रेस्पोंडेंट के साथ रिसर्चर को फुल एम्पैथी रखनी होती है। सर एक बार और रिपीट कर। रिसर्चर को रेस्पोंडेंट के साथ या उत्तरदाता के साथ, शोधकर्ता को उत्तरदाता के साथ फुल एम्पैथी रखनी पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है किसी के ऊपर, ठीक है? अब कोई लड़की है, उससे आप पूछ रहे हैं कि आपका आपका जो है कितना पार्टनर रहा है, ठीक है? जो उसका होने वाला पति है, वो उससे पूछ रहा है कि आपका कितना पार्टनर रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसको, मतलब जो है ना, सही प्रेम की तलाश में वो कई रास्ते भटक गई हो, तो उसका कई पार्टनर हो गया, वो लड़की खराब ना हो। या ऐसा भी हो सकता है कि उसको लगे कि अब अगर हम ये बात बोलेंगे अगला नहीं समझेगा, तो सीधे हमको रिजेक्ट कर देगा, हमको जज जज कर लेगा ऐसे करके। या फिर अगला उसको किस वे में लेगा, नहीं लेगा, इस तरीके से। ये चीज़ हो गया। सेम चीज़ लड़कों के साथ भी अगर कर लेते हैं तो वैसा। तो लड़कों में तो ख़ैर ये चीज़ जो है कॉमन माना जाता है, और कि हाँ, चलो ठीक है, तो बहुत सारा पार्टनर रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड ऐसे लोग मानते हैं। वो भी एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जैसे इधर नहीं एक्सेप्टेड है, जस्टिस का पैमाना सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो अब आपने ये क्वेश्चन पूछ दिया जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और आप पूछ करके आप चुप हैं। अगला भी चुप है, वो भी सोच रहा है क्या बोलें, ना बोलें, हाँ बोलें। झूठ भी बोल देंगे तो पकड़ तो लेगा ही आदमी, ठीक है? और सच बोल देंगे तो भी दिक्कत है। तो उस केस में आप सही रिस्पॉन्स कैसे निकालेंगे? एम्पैथेटिक होके, यार चलो कोई बात नहीं, अरे ठीक है, मतलब हाँ, ये तो मतलब अब हो गया, अब उसके लिए जजमेंट वाली कोई बात नहीं है, अब बस पूछ रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं, मेरा कुछ है प्रायोरिटी। अगर हमको आपसे शादी करना है, तो हमको चाहिए कि आपके मल्टीपल पार्टनर्स पास्ट में नहीं होने चाहिए। जैसे आपको चाहिए कि अगर शादी कर रहे हो, मतलब बेसिक क्या होता है? किसी भी लड़की की शादी होती है तो लड़का का बेसिक होता है कि भाई लड़का कमाना चाहिए, है ना? उसको जैसे आपकी बेसिक होती है कि वो उसका भरण-पोषण कर पाए, कम से कम इस योग्य तो हो। तो लड़के की भी ये बेसिक चीज़ होती है कि हम आपके जीवन में, मतलब एट लीस्ट वो चीज़ आपने मेंटेन करी हो कि आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ना रहे हो, ठीक है? एक आध, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स
काउंट नहीं हो सकता। बट आपका ये सीरीज ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर जो है आगे जा करके उन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सादे कागज पर अपना नाम लिखा जा सकता है, पर जिन कागजों पर बहुत नाम लिख के बहुत मिटाया गया है और बहुत ये हो गया, उस पर नाम सही से उकेरे नहीं जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, पुरुषों के माइंड में ये वाला चीज वाला बहुत ज्यादा इशू होता है कि जैसे तुम्हारा एक रिक्वायरमेंट जिसे तुम समझौता नहीं कर सकते, तो मेरा भी एक रिक्वायरमेंट है, क्लियर कट। हम कुंवारे रह जाएंगे लेकिन नहीं करेंगे शादी, चाहे कितना भी फायदा हो जाए तुमने शादी करके, हमको नहीं करना है, चलो हटो। तो ये माइंडसेट जैसे हो गया, ये इतना निगेटिव ये चीज है। तो कैसे आप पूछोगे या कैसे वो चीज करोगे? कोई रिसर्चर है, मान लो ये सीन हटा दो, रिसर्चर अगर कहीं से पूछ रहा है तो सेम रिस्पॉन्स वहां से भी तो एलिसिट होगा ना, क्योंकि बहुत टैबू वाला क्वेश्चन है, बहुत इंटीमेट नेचर का क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे? फुल्ली एम्पैथेटिक होकर, साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, अनकंडीशनल जो है ना वार्मथ और एम्पैथी दिखाता है, ताकि आदमी कंफर्टेबल होके अपने सारे ट्रुथ्स को बाहर निकाल पाए, ताकि साइकोलॉजिस्ट को पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, किसके कारण इसको क्या इशू आ रहा है, मॉरल कन्फ्लिक्ट है, डायलेमा है, ये है वो है। जो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, उसका पार्टनर बनने वाला है या कुछ वैसा है, वो भली जज करेगा, और साइकोलॉजिस्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे? एज अ रिसर्चर आपको फुल एम्पैथी लगानी होगी। उसके बाद क्या है कि पक्षपात से बचना चाहिए रिसर्चर को। ठीक है, तो ये बहुत जनरल सा पॉइंट है, इसको हम लिखाएंगे नहीं क्योंकि बहुत कॉमन सेंस की बात है। एनी काइंड ऑफ बायस, किसी भी तरह का पक्षपात है अगर आपको किसी रिस्पोंडेंट के प्रति, तो वो बहुत ये चीज है। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े योगी और आध्यात्मिक होते हैं, वो लोग थोड़े से संकीर्ण विचारों वाले भी होते हैं, तो उनको स्त्री से नफरत और दिक्कत है। अब हम कहते हैं कि भैया तुमको स्त्री से नफरत और क्यों दिक्कत है, तुम अपना मन और दिमाग और आंख साफ रखो ना। अब कोई लड़की क्या कपड़ा पहन के घूम रही है, तुम्हारा नजर क्यों जा रहा है उस पे? तुम अपना नजर अपने पास रखो ना, तुम अपना काम करो, अपना चलो। तो ये चीज हो जाता है। हमने बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक लोगों को देखा, ऐसे बातचीत कर रहे हैं, देखे वो लड़की कैसा कपड़ा पहन के आ रही है, गलत वो कर रही है, हमको तो दिखाई तक नहीं पड़ा, हम पीछे पलट के भी देखे तो हमको पता नहीं चला किसके बारे में बोला। तो आपका दृष्टि क्यों जा रहा है, कोई भी कैसा कपड़ा पहन रहा है? व्हाई शुड इट मैटर टू यू? पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है क्या हो रहा है, आप तो योगी, आपका तो कंसंट्रेशन ही तो सब कुछ है, अटेंशन ही तो सब कुछ है, उसी को तो कमांड कर रहे हो ना आप। तो फिर आपका बाहर क्यों जा रहा है? तो ये जो बायस है, अब मान लो कि ऐसी मेंटालिटी का व्यक्ति है, वो सर्वेयर बन के बैठा है। अब आपके सामने रिस्पोंडेंट जो है, आप फैमिली मैटर से या फिर ऐसे है ना कि मतलब पार्टनर से रिलेटेड ऐसा वैसा कुछ सर्वे ऐसा करा रहे हो, ठीक है, आपका वैसा सब्जेक्ट है, और आपके सामने जो है कुछ वैसा पुरुष या वैसी महिला आ गया रिस्पोंडेंट के रूप में, जिसको देख के आपको बायस्ड हो गया कि भैया ये तो बहुत करप्ट होगा इस मामले में, है ना, ये बहुत इसका हिसाब किताब जो है ना एकदम पूरा कागज जो है बहुत लिखा मिटाया बहुत ज्यादा होगा इस पे। तो आपको हो गया बायस। फिर आपने क्या किया? उस बायस को या तो पुष्ट करने के लिए उससे क्वेश्चंस पूछा, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हैं, या तो उसको चेक करने के लिए, या तो वेरीफाई करने के लिए, या तो क्रॉस चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा। तो आपका दृष्टिकोण तो पहले ही बाधित हो गया, आपको लगे कि नहीं नहीं इस सब टाइप का लड़का ऐसा ही होता है। अब जैसे मेरा एक नाम जो है, हम जब से मतलब हमको लगता है कि हम, हाँ, 10th जब से पास किए हैं तब से लेके मेरा एक नाम है जो हर जगह हमको मिलता है और बहुत कॉमन है, और वो नाम है हीरो। ठीक है, कोई भी हमसे एक दो बार मिलता है तो अगर नाम याद नहीं रहता क्या हीरो कैसा है, तो अब ये हीरो शब्द जो है ना, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो वो कई बार कूड़ भी लगता है कि भाई जजमेंट कर लिया हमको, चूंकि हम ओपन है, सबसे बात करते हैं, हंसते बोलते हैं, थोड़ा सा मस्त मौला मिजाज के हैं, और सबसे दोस्ती कर लेते हैं। मतलब मेरे लिए जेंडर मैटर ही नहीं करता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हमको ये मतलब पता नहीं, मेरा जेंडरलेस आइडेंटिटी है, हम किसी से भी कोई भी बात, क्योंकि माइंड में वो आता ही नहीं कि आगे का व्यक्ति किस जेंडर का है, तो हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं सबके साथ। तो सबको लगता है कि हीरो है, तो सब हमको वैसा ही समझता है। तो ये जो बायस डेवलप हो रहा है सबके माइंड में मेरे प्रति, तो वो क्या कर रहा है, उसको एक गलत वे में जो है वो उसको दिखा सकता है। देखिएगा कि भाई अच्छा से पहन ओढ़ रहा है, चश्मा वश्मा पहनता है, सेंट वेंट लगाता है, सब तरह का लड़का लड़की सब दोस्त है इसका, तो ये हाँ बिल्कुल हीरो टाइप का होगा। तो उसके माइंड में जो हीरो वाला जो ये होता है, एक रोमियो वाला जो प्रोटोटाइप है, उस बायस के हम बहुत नजदीक नजदीक उसको दिखाई पड़ते हैं। तो उसको लगता है कि ये जो ना बड़ा रोमियो होगा। लड़कियों में ये गलतफहमी बहुत ज्यादा होती है मेरे लेकर के, मतलब जब
कभी वैसा नहीं था कि भाई ये वैसा ही होगा, पर ये व्यक्ति बिल्कुल वैसा नहीं है। तो आपके सामने अगर वैसा आ जाता है सैंपल या व्यक्ति, तो आपके बायस भी तो काम करेंगे ना वहाँ पे इंटरव्यू लेने में। क्या इतना अलर्ट आप रह पाओगे कि उस बायस को साइड हटा पाओ? इसी बात की बात है कि रिसर्चर को हमेशा कभी भी अपने बायस या अपना दृष्टिकोण थोपने की बजाय पहले चीजों को ऑब्जेक्टिवली देख लेना चाहिए, बारीकी से अगले को बोलने का मौका देना चाहिए, उसके साथ फुल एम्पैथी रखो, सुनो उस क्वेश्चंस को, वो क्या कह रहा है। तो आपको पता चलेगा कि ही माइट बी लाइक भगवान कृष्ण, जो कि मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, भगवान से कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, एक पर्सनैलिटी जैसी उसकी थी, चुलबुला था, ठीक है, हंसने खेलने वाला था, पर वो गंदा आदमी नहीं था। तो सिंपल भी हो सकता है वो आदमी। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वे रिसर्च, सेम चीज आप देखेंगे चुलबुली लड़कियों के साथ। जो लड़कियां सबके साथ हंसती बोलती है, बात करती है, ठीक है, तो उसको समाज बड़ा ही दूसरे नजर से देख लेता है, अलग तरीके से लेबल कर देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसी ही है। तो इसके कारण क्या होती है, लड़कियां भी बहुत बच के चलती है कि भाई ऐसे करेंगे, किसी से बात करते देख लिया आदमी, या किसी से बोलते देख लिया, किसी के साथ चाय पीते देख लिया, तो भाई कहानी ये बना देता है कि हमें खुद ही लगने लगता है कि ये चीजें गलत है। तो ये चीजें जो बायस है, ये आपको क्या करेंगी, इस तरीके के बायस हर एक इंटरव्यूअर को और हर व्यक्ति को जो है ना, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन के टाइम या फिर आप जब कंडक्ट कर रहे हो इंटरव्यू या क्वेश्चन रिस्पॉन्स ले रहे हो, उस टाइम आपको प्रभावित कर सकती है। अब इसके बाद देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज में क्या है। एडवांटेज में क्या है कि टाइम कन्वीनियंट है, टाइम कम लगता है। ये लिखवा दें या समझ जाइएगा आप लोग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। गुण दोष लिख ही लीजिए तो। गुण दोष में लिख लीजिए। गुण एक लिख दीजिए ऊपर में टॉपिक, और उसके अंदर पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। लेस टाइम टेकिंग यानी कम समय लेता है, लेस टाइम टेकिंग, कॉमा, इकोनॉमिकल, 2 वर्ड लिख लीजिए बस। ये बहुत इकोनॉमिकल तरीका है, सस्ता तरीका है, और लेस टाइम टेकिंग। कौन सर? हाँ, गुण में लिख लीजिए। कम समय लेता है और इकोनॉमिकल, सस्ता। तीसरा लिख लीजिए वर्ड कन्वीनियंट, आसान। सस्ता, कम समय लेता है और आसान, बस। उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट लिखिए, शोधकर्ता को अच्छी तरह से प्रश्नावली बनाने और प्रस्तुत करने का समय मिलता है। ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जो ऑब्जर्व कर रहे हैं बस वही नोट करना होता है। इसमें आप पूरा अपने से बढ़िया से समय लेकर के बढ़िया से सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। शोधकर्ता को अच्छी तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करने और बनाने का समय मिलता है। और एक गुण में और एक लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूडिनल, बस। सर्वे को लॉन्गिट्यूडिनल मॉडल पे भी किया जा सकता है, यानी एक ही सर्वे को अलग अलग समय के बिंदु पे करके हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या परिवर्तन है। तो किसी उसको भी शॉर्ट में, सर? हाँ, गुण में लिख लीजिए एक और लॉन्गिट्यूडिनल, बस। कि सर्वे रिसर्च का एक फायदा ये है कि इसको लॉन्गिट्यूडिनल मॉडल में भी किया जा सकता है। ये हम समझा रहे हैं, सिर्फ एक वर्ड आप लोग लिख लीजिए लॉन्गिट्यूडिनल, जिससे समझ में आ जाएगा देख करके कि लॉन्गिट्यूडिनल वे में किया जा सकता है। इसके बाद लिखिए डिसएडवांटेजेस, अवगुण। अब अवगुण में क्या है, डिसएडवांटेज में? डिसएडवांटेज में ये चीज है, प्राइवेसी। एक चीज लिखिए, प्राइवेसी अंडर ग्रुप। अवगुण में लिखिए प्राइवेसी अंडर ग्रुप। अब आप एक ग्रुप में जो है ना,
सबसे सर्वे ले रहे हैं, जैसे हम आप लोग से ग्रुप में रिस्पॉन्स लेते हैं, आप बताइए, सबको एक दूसरे का रिस्पॉन्स पता है। तो हो सकता है कि किसी को लगे कि है ये तो क्लास में कुछ बोल भी नहीं करती है, ये तो चुपे रहती है, इसको तो कुछ नहीं आता होगा, ठीक है, तो आपके प्रति किसी ने मन में ये भावना बना ली, तो प्राइवेसी आपकी खराब हो गई। ठीक है, सब लोग देख रहा है कि क्लास में कुछ नहीं जवाब देती है, तो सबका आपके प्रति क्या ओपिनियन बन गया कि बिल्कुल जो है ना, ये सीरियस नहीं है। आपको ये लोग आपस में बात करने में जब गॉसिप करेगा तो बोलेगा "यार, फल्ला लड़की तो गोबर है, कुछ बोल भी नहीं करती है वो"। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जैसे प्राइवेसी नष्ट होती है तो क्या होता है, जजमेंट आ जाता है। प्राइवेसी नष्ट होने से लोग जजमेंट करने लगते हैं कि क्या है कैसा है नहीं है। तो इसी कारण से क्या है कि इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब एक ग्रुप में आप इस तरीके की चीजें कर रहे होते हैं, सर्वे रिसर्च कर रहे होते हैं, तो प्राइवेसी जो है, वर्बली आप पूछ रहे होते हैं तो प्राइवेसी सबकी खत्म हो जाती है। अब जैसे सपोर्ट ग्रुप एक चीज होते हैं हम लोग के साइकोलॉजी में, ठीक है, क्लिनिकल में हम लोग पढ़ते हैं। सपोर्ट ग्रुप में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, एक प्रचार किया था सोशल मीडिया से या कहीं से कि एक सपोर्ट ग्रुप बन रहा है। अब जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है किसी एक टॉपिक को लेकर या कुछ लेकर के, अब वो बोलना चाह रहा है, ठीक है, बोलेगा नहीं तो निकलेगा कैसे, और बोलने की कोई जगह भी नहीं है, सबका जीवन अपना इतना इतना एकांत जैसा है, एकाकी जीवन है सबका। तो कुछ सब लोग सपोर्ट ग्रुप बना लेते हैं, तो ये विदेशों में बहुत ज्यादा कॉमन है, हमारे इंडिया में कॉमन नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो है ना, जैसे इसको लगाएंगे तो उल्टा बर्बादी होने लगेगा। सपोर्ट ग्रुप में क्या होता है कि 5 7 लोग 10 लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए, वो लोग अपना दुख दर्द जो है एक एक करके सब लोग सबके सामने में बोले, और जिसको जो जैसा लगा है ना, काउंसलिंग करने का या वैसा करके वो जो है किए। तो ये यूरोप में और फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, सेंसिटिव है, सेंसिबल है। यहाँ अगर आप सपोर्ट ग्रुप बनाओगे मान लो, ठीक है, तो आप गए, अब एक आदमी बोला कि ऐसे ऐसे हो गया, हमको डिप्रेशन हो गया, तो पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये सब हवाबाजी है। दूसरा चीज, अरे तुम लोग कमजोर हो, देहात के आदमी को तो डिप्रेशन होता ही नहीं है। तीसरा चीज क्या आएगा, मर्द बनो। और चौथा चीज क्या आएगा, डिप्रेशन में मत जाओ। अब बताओ ये सॉल्यूशन है क्या? ये जो सपोर्ट ग्रुप में गए, तो ये सपोर्ट ग्रुप में क्या हुआ कि जोकर्स है, बेसिकली जोकर्स, कोई सॉल्यूशन नहीं है। डिप्रेशन में आदमी अगर कह रहा है कि हमको ये परेशानी ये हो गई, तो अच्छा परेशान मत हो भाई। ये क्या रिस्पॉन्स है? डिप्रेशन में मत जाओ, डिप्रेशन में जाने से बहुत नुकसान होता है, तुमको पता नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, उसको पता है, वो उस जगह पे है, उस तकलीफ को झेल रहा है, तभी तो वो कह रहा है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट ग्रुप का कंसेप्ट नहीं है, और उसके बाद क्या है कि आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं। चुगली, गॉसिप हम लोग के यहाँ का नॉर्म है। कहीं से कुछ बात पता चला, बस खुसफुसा के दूसरे के कान में डालना ही है। बाद में हम लोग कितना देखते हैं कि चुगली और निंदा के कारण सोशल रिलेशंस कितने ज्यादा खराब होते हैं, परिवार उजड़ता है, आपसी संबंध खराब होते हैं, ये चीज होते हैं, सबका नुकसान कहाँ झेलना पड़ता है, घर के लोगों को। लोग मानते ही नहीं है, गॉसिप को कल्चर बना दिए, निंदा करना और निंदा सुनना कल्चर हो गया है। तो जबकि हमको लगता है हर एक रिलीजन में ना किसी का निंदा करना तो मना ही होगा। इवन हम लोग के भी रिलीजन में दशहरा में कहा जाता है कि दशहरा मतलब 10 पापों को हरने वाला, उसमें से एक पाप है निंदा करना व्यक्ति का। तो चूंकि कोई निंदा कर रहा है, तो आप सोच रहे हो कि नहीं चलो मन का बात बोल रहा है, भड़ास निकाल रहा है, ये वो कर रहा है, तो चलो सुन लेते हैं, ठीक है, कोई बता रहा है तो सुन रहे हैं। तो निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। जिस दिन आप निंदा सुनने पे लगाम लगा दोगे ना, तो निंदा करने वाला के पे अपने आप लगाम लग जाएगा। हम कहीं भी रिलेटिव में जाते हैं ना, तो जहाँ आधा 1 घंटा बैठ के, 1.5 घंटा बैठ के कंफर्टेबल हुए, उसके बाद निंदा का सेशन जो है चालू हो जाता है। रिश्तेदारों के साथ आप लोग भी कॉमन होंगे, शुरू में तो सब बड़ा अच्छा अच्छा रहता है, 1.5 2 घंटा बैठने के बाद वो सेशन चालू हो जाता है। हम सीधे बोलते हैं कि छोड़िए नहीं सर, क्या अब इतना दिन के बाद आए हैं, वो भी यही सब शिकवा शिकायत सुनेंगे, अरे छोड़िए हटाइए, यही सब सुनने के लिए नहीं, अच्छा नहीं लगता, ये सब निगेटिव लगता है, हटाइए ना। ऐसे ही हम बोल के बंद कर देते हैं सीधे मुंह। तो अब इसके कारण क्या होता है कि मेरे सामने हमको कोई निंदा नहीं सुनाता है, हम सीधे मना कर देते हैं, भैया ना हम निंदा सुनेंगे किसी का, और ना हम निंदा करेंगे, बाकी सब कुछ बताओ, हाँ, अपना दुख दर्द बता दो कि हमको ऐसा महसूस हुआ ही है, वहां तक ठीक है। जहां तुम उस चीज पे आ रहे, छोड़िए हटाइए, क्या इतना टाइम बाद मिला, इतना कम टाइम मिलता, क्या निगेटिव सब चीज, इस पे बात करते हैं। तो हम पॉजिटिव चीजों या ऐसे वैसे बात करते हैं, क्योंकि हमको भी है कि भाई हम टाइम अगर तुमको दिए हैं रिलेटिव को, तो मेरा टाइम का कचरा नहीं होना चाहिए, हम उसको बहुत अच्छे जगह लगा सकते थे तुमको देने की जगह। तो वो चीज है।
उसके बाद कोई करीबी व्यक्ति तुम आपको करता है मान लो निंदा, है ना, तब आप क्या करोगे? आप उसको प्रेम से समझाओगे कि देखो भैया, हेट अगर हृदय में रखोगे तो तकलीफ तो तुम्ही को होगा ना, हटाओ ना, छोड़ो। किसी को माफ कर देने से कुछ चला थोड़ी ना जाता है किसी का, उल्टा प्राप्त हो जाता है। हो सकता है अगले का सम्मान प्राप्त हो जाए, हो सकता है अगला सुधर जाए। कुछ भी ना प्राप्त हुआ तो तुमको तो शांति प्राप्त हो ही जाएगी, उससे बढ़ के कुछ है? तो ये चीजें जो है इस तरीके से प्राइवेसी जैसे खत्म होगी तो बहुत सारी चीजें दिक्कत होती है। तो डिसएडवांटेज है कि प्राइवेसी खत्म हो जाती है। प्राइवेसी खत्म होने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो आप देख लो पहले सिचुएशन में। ये नहीं कि आप बना लिए, सबको बुला लिए, बुलवा लिए, प्राइवेसी खत्म हो गई, वहां से जो है बात गया बगल वाली के यहाँ, बगल वाली के यहाँ से चाची के यहाँ पूरे मोहल्ले में चल गया, फिर मोहल्ले से मोहल्ले, सब मोहल्ले वालों के ससुराल में चल गया, रिश्तेदार में चल गया, बस्ती में चला गया। गॉसिप जो है ना कहाँ से कहाँ चला गया पता नहीं, और आदमी का सोशल रेपुटेशन टार्निश हो गया। आदमी बेचारा बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें ना थोड़ा देख समझ के, डिसएडवांटेज जो है तो उस डिसएडवांटेज से कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे रिस्पोंडेंट को बहुत ज्यादा हानि पहुंच जाए, उसके सोशल रेपुटेशन को हानि पहुंच जाए, उसके नाम को हानि पहुंच जाए, उसके रिस्पेक्ट को हानि पहुंच जाए। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है? हाई एट्रिशन रेट। दूसरा चीज लिख लीजिए अवगुण में, ड्रॉप आउट। तो हमको बहुत दुख हो रहा है कि आईआईटी बॉम्बे का एक सर्वे में हम फ्लंक किए, ड्रॉप आउट किए। बहुत अच्छा कर रहे थे उस सर्वे में, और अब जब भी आईआईटी बॉम्बे का वैकेंसी निकलता है तो हमको वही लगता है कि हम भाग गए थे, ड्रॉप आउट कर दिए थे। तो अब हमको पछतावा होता है। तो खैर, ड्रॉप आउट रेट क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट ही होता है कि आप लंबे टाइम तक चला रहे हो तो आप समझ लो कि आदमी ड्रॉप आउट कर ही जाएगा, भाग ही जाएगा। कोई आपका सर्वे का ठेका तो लिया हुआ है नहीं, बैठा हुआ तो है नहीं कि भाई तुम सर्वे करो। इवन पेपर पे भी लिखवा के हमसे लिया था साइन करवा करके कि हाँ जो हम पूरा सर्वे को कंप्लीट करेंगे, वो भी हम दिए थे। पर हम नहीं कर पाए क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज कुछ और थी, और आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा था और कोई सपोर्ट उधर से नहीं कर रहा था वो लोग जो प्रॉमिस किया था। डिसएडवांटेजेस में है ना हाई ड्रॉप आउट, जो हम बोले कि ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा होता है सर्वे रिसर्च में जब आप लॉन्गिट्यूडिनल कर रहे होते हो तो। हाई ड्रॉप आउट के बगल में डैश दे करके ब्रैकेट में लिख दीजिए इन लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। ठीक है, 9:30 बज गया यार, पता भी नहीं चला। खत्म ही कर देते हैं, आप लोगों को जल्दी है क्या? थोड़ा सा ही बचा जी हुआ है। सर, जी सर, नहीं सर, कल सर। सर भूख लग गया। बस थोड़ा सा ही है। थोड़ा देर खाना नहीं खाइएगा तो थोड़े ना मर जाइएगा। खाना की बात नहीं सर, खाना बनाने की बात है। तो अगर वैसा है तो फिर आप निकल जाइए, बाकी लोग जो रहेगा वो देख लेगा डिफिकल्टीज। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्योंकि कितना टाइम लंबा हम खींचेंगे किसी टॉपिक को, और भी तो चीजें हैं ना, डिटेल में पढ़ाएंगे तो टाइम लग ही जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड ठीक है, नाइट। आप लिख लीजिएगा किसी से, ठीक है, लेकर के छोड़िएगा नहीं। चलो, तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं मुश्किलें, है ना, इश्यूज क्या क्या है सर्वे रिसर्च में। तो कुछ इश्यूज होते हैं सर्वे रिसर्च में, लिख लीजिए। अब एक टॉपिक दे करके गुण अवगुण तो लिख लिया, अब ऊपर लिख लीजिए मुश्किल एवं बाधाएं। सर्वे के प्रकार का चयन। पहली बाधा क्या है? सर्वे के प्रकार का चयन। अब सर्वे के प्रकार का जो चयन करेंगे, इसको हम पूरा डिटेल में हम लिखा नहीं रहे, हम सुना रहे हैं, आप लोग समझिए इसको। टाइप ऑफ सर्वे, सर्वे के बहुत सारे प्रकार हैं, है ना। क्रॉस सेक्शनल है, लॉन्गिट्यूडिनल है, फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट में भी 4 तरह का है, फिर आपका ये वाला है कॉन्टिजेंसी वाला है कि एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न आता है, एक मुख्य प्रश्न के अंदर छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार है सर्वे के। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है, डिफिकल्टी बाधा ये आती है कि किस प्रकार का सर्वे जो है चुना जाए। ठीक है, और ये कैसे डिसाइड होगा कि किस प्रकार का सर्वे चुना जाए? एक तो हमको क्या चीज देखना है वो, और दूसरा जो चीज हम जांच कर रहे हैं क्या मेरा सैंपल में वो क्षमता है
वो कंपैटिबल है मेरा सैंपल उस चीज को जवाब देने का? मेरे सैंपल से वो चीज पता चल रही है। अब हम ये चीज करने गए हैं, ठीक है, ग्रामीण महिलाओं पर हम सर्वे कर रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा के प्रति नजरिया, ठीक है, इस पर हम एक सर्वे करने निकले, क्वेश्चनर बनाया और हमने क्वेश्चनर में डाला एक प्रश्न, व्यक्तित्व के विकास में गणित की शिक्षा कितनी सहायक होती है? आपको लगता है कि ग्रामीण महिला जो होंगी, एकदम पूर्णतः जो ग्रामीण महिला होती है, उसको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो जस्टिस कर पाएगी इस क्वेश्चन के साथ? व्यक्तित्व के विकास में गणित कितना सहायक होता है? लगता है क्या? नहीं दे पाएगी। नहीं दे क्योंकि पाएगी। ये क्या है कि ये तो बहुत अलग चीज हो गया। आप ये पूछिएगा कि गणित, आपको क्या लगता है गणित पढ़ना जरूरी है, तो उस पे भले ही वो बोल दे कि हाँ जरूरी है, नहीं जरूरी है, ये दे पाएगी। लेकिन आप ये पूछिएगा कि व्यक्तित्व के विकास में गणित कितना सहायक है ग्रामीण महिला के सैंपल से, तो उसका दिमाग चक्कर खाएगा ही। तो ये चीज है कि भले ही आपको ये देखना है, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये एक्चुअली में अपने टॉपिक के साथ है। टॉपिक क्या कह रहा है कि शिक्षा के प्रति ग्रामीण महिलाओं का नजरिया, तो उसके हिसाब से तो मेरा प्रश्न ठीक है। हम नजरिया पूछ रहे हैं कि क्या महत्व है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्या शिक्षा तर्क शक्ति को विकसित करने का साधन है? ये आप पूछ रहे हैं ग्रामीण महिला से जाकर के। ये भी ठीक है, शिक्षा के प्रति ग्रामीण महिला को क्या नजरिया है, उसके हिसाब से ये प्रश्न ठीक है, लेकिन ये ग्रामीण महिलाओं के लिए क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन जो है शहरी महिलाओं के लिए है, और शहरी महिलाएं भी उन महिलाओं के लिए जो उच्च शिक्षा में या तो कार्यरत है या तो प्राप्त कर चुकी है, जो पीजी के ऊपर जा चुकी है पढ़ाई के मामले में, या उनका वैसा कुछ अचीवमेंट रहा है, नेट का रहा है, या उसके प्रिपरेशन में रही है, कुछ भी वैसा है कि पीजी से थोड़ा प्लस एक स्टेप बाहर गया, तब जाके उसको थोड़ा इन चीजों का समझ आएगा। तो यही बात है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपके सर्वे के साथ हो सकता है कि सटीक हो, सर्वे के लिए ठीक हो, लेकिन आपका जो पॉपुलेशन है वो भी आंसर दे पाएगा कि नहीं, तो ये एक इशू होता है कि किस टाइप का सर्वे कलेक्ट करें, और मतलब सेलेक्ट करें किस तरह का सर्वे, और उसमें ध्यान सैंपल का भी रखना है कि भैया हमारा सैंपल दे पाएगा कि नहीं आंसर, लैंग्वेज जो है वो समझ पाएगा कि नहीं। अब जैसे गांव में हम गए, तो गांव में जो सर्वे करने के लिए भेजा जाएगा, तो एक बात मानिए कि जो इस तरह के सर्वे के जॉब्स होते हैं एनजीओ वगैरह के, डेटा कलेक्शन के, गांव गांव घूमने वाले, तो उसमें लोकल लैंग्वेज की अगर आपको जानकारी है, उसमें दो चीजों की जानकारी को वो लोग वरीयता देते हैं। एक चीज आपको लोकल लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है और दूसरी आपकी अंग्रेजी अच्छी है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका अधिकारी होगा उसको आप इंग्लिश में अच्छे से स्टैटिस्टिकल टर्म, स्टैटिस्टिक्स कैसा है आपका, आप उसको टर्म्स अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, बता पाएंगे। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो आप ऐसे बोलेंगे, चाची है बताबो, तोरा की लगे छौ, पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है बच्चा सब वास्ते, तो चाची बचाई बताएगी फटाक से। अगर तोरा बतैलो जाए कि कितना जरूरी है 1 से 5 तक के बीच में, तो बोलेगी नहीं बहुत जरूरी है, पूरे जरूरी है, तो पूरे मतलब 5 में पूरे जरूरी है वो बोल दी, तो आप मन में 5 में 5 मार दे कि नहीं पढ़ाई ज्यादा जरूरी कुछ है ये। अगर बोले कि नहीं पढ़ाई कोई जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है, 0 मार के आ गए आप। तो ये जो लोकल लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट किया, ठीक है, यही है लैंग्वेज वाला कि जो सिलेक्टेड पॉपुलेशन है वो कंफर्टेबल है कि नहीं उस लैंग्वेज के लिए। आप साहित्यिक चीजें, गहराई वाली चीजें जाके गांव में कर रहे हो, दिमाग ही हैंग कर गया सबका। सब बैठ कर खैनी रटाएगा और एक जगह बोलेगा कि हो कौन सी पूछल के कुछ समझे बने हले, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद क्या है कि पॉपुलेशन डिस्पर्शन एक बड़ा ये चीज है। जब सोशल साइंस में हम लोग ये करते हैं ना, तो हर जगह पॉपुलेशन का बंटवारा एक सा नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हिंदुस्तान में हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, क्रिश्चियन है, बहुत सारे धर्म है, लेकिन जब आप उनके रिहायशी इलाकों का वो चीज देखेंगे तो आप देखिए कि भले ही हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, लेकिन टोला अलग अलग बटा हुआ है। जहाँ पे मुस्लिम की आबादी है तो वहीं पे एक जगह केंद्रित है, बहुत ज्यादा आबादी है, और जहाँ पे हिंदुओं की आबादी है वहाँ पे ज्यादातर हिंदू है। एक आक अगर मुसलमान मिला तो मिला, और जहाँ पे मुसलमानों की आबादी बसती है तो वहाँ पे एक आक हिंदू मिला तो मिला। तो ऐसे में आप अगर ये मान के चल रहे हैं
किसी एक एरिया में जाके हम रिसर्च करते हैं, और इंडिया में तो हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं, आपने पॉपुलेशन डेटा देख लिया है कि हाँ सभी रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, भागलपुर में सभी रहते हैं। तो आपने किसी एक मोहल्ला उठा लिया, आदमपुर मोहल्ला उठा लिया, और आपने जो है ना किसी पॉलिसी पे रिसर्च किया कि उस पॉलिसी का लोगों के रिलीजियस बिलीफ पर क्या असर पड़ा। जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर होगा, लेकिन पर्सनल लॉज भी है, सबका अपना कल्चर है, सबका अपना वो चीज है कि हमारा मजहब ऐसे कहता है, हमारा धर्म ऐसे कहता है, हम यही करेंगे। तो उसके प्रति जो एक प्रतिक्रिया लोगों की होगी, उनको क्या लग रहा है कि वो ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए आपने एक सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च किया, और आपने 4-5 मोहल्ले उठा लिए कि भाई, और कागज पे देख लिया कि सब जगह तो जो है मिक्स आबादी रहती है। तो आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो सही आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भले ही हिंदुस्तान में इवन भागलपुर में के स्केल पर भी आप देखेंगे तो भी पता चलेगा कि नहीं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, इतने-इतने संख्या में है। लेकिन इन जो पॉपुलेशन का डिस्पर्शन है, यानी फैलाव जो है पॉपुलेशन का, ये क्या है, क्लस्टर अलग-अलग जगह पे है। जहाँ पे एक क्लस्टर है तो वहीं वहाँ पे एक क्लस्टर है, जहाँ पे दूसरा क्लस्टर है तो वहाँ पे। मिक्स पॉपुलेशन नहीं है हिंदू और मुस्लिम की आबादी की। और इससे क्या होता है कि जब भी ये जो रिलीजियस इश्यूज होते हैं, ठीक है, कि दंगा होता है या ऐसे-वैसे ये चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें बढ़ती है, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि एक जगह पे एक ही जैसे लोग हैं, जब जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन होता है, वहाँ पे देखिए कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। जैसे जातिवाद वाली चीज़ में देखते होंगे कि ज़मीन अगर कोई आदमी खरीदता है कहीं पे, तो गाँव में, दूर जगह में, गाँव में ज़मीन खरीदा, सबसे पहले पता लगाता है कि भाई कौन जात का आदमी सब है यहाँ पे आस-पास ज़्यादातर, ठीक है? अगर एक ही जात का डेमोग्राफी वहाँ पे ज़्यादा है तो नहीं खरीदता है ज़मीन वहाँ पे। अगर आप सेम कास्ट से बिलॉन्ग नहीं करते हैं, या उस कास्ट में भी सब कास्ट है, उससे बिलॉन्ग नहीं करते, दूसरे कास्ट से हैं, तो आप वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम खरीद भी लेंगे तो बसने नहीं देगा वहाँ का आदमी सब। तो क्या करते हैं, आप नया जगह जाके बसते हैं तो सबसे पहले बिहार में, हरियाणा में, जहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, पहले कास्ट डेमोग्राफी देखते हैं उस जगह का, कि किस टोला में है, कहाँ पे है। वहाँ पे सब ये चीज़, शहर में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि शहर में सब मिक्स कास्ट के लोग हैं, तो ये चीज़ नहीं होती है। तो उस एरिया में जाके लोग ज़मीन खरीदते हैं ताकि थोड़ा सेफ महसूस हो, वहाँ पे उनको जातिवाद का शिकार ना होना पड़े। ऐसा ना हो कि सब लोग मिल कर के एक आदमी को दबा दें, ठीक है? या बदमाशी करने लगे उसके साथ। दीवाल देने के लिए गए, दीवाल दे करके आए दिन में, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह में लेबर सब आया, देखता है पूरा का पूरा दीवाल और ईंटा गायब है। कहाँ गया किसी को पता ही नहीं है। खेत में अनाज लगा करके आए, बगीचा लगा के आए, दूसरे दिन बगीचा में सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन फिर किसी दिन आए तो देखते हैं फले गायब है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होने लगेगी अगर आप कास्ट डेमोग्राफी को देख करके नहीं चलते हैं, जहाँ कास्टिज़्म का इश्यू है। तो ये पॉपुलेशन का डिस्पर्सन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो पहला जो पॉइंट लिखे हैं सर्वे के प्रकार का चयन में, उसमें एक छोटा-सा पॉइंट देख के लिख लीजिए, पॉपुलेशन पॉपुलेशन का प्रसार, ठीक है? एक चीज़ वो लिख दीजिए, और दूसरा शिक्षा का स्तर, ये सब समस्याएँ आएँगी। ये जो है ना कि आपको सर्वे सेलेक्ट करने हैं। ऑन पेपर या ऐसे पढ़ने में बड़ा सही लगता है। ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, बहुत आसान है। इसमें क्या है, ये तो 3 महीना में कर लेंगे हम पीएचडी, लोग को 5 साल लगता है। ऑन ग्राउंड जा कर के वो चीज़ें दिक्कत हो जाती है। और उस पीएचडी में 5 साल में आप रिसर्च करना सीख रहे होते हैं। जब आप पीएचडी करेंगे ना, बहुत जोश में जाएँगे कि दुनिया में कुछ नया झंडा गाड़ देंगे। खासकर मेरे जैसा बच्चा तो इसी जोश के साथ जाता है, फिर उसका सारा हवा ऐसे निकल जाता है, ये जान करके कि 5 साल तक बेटा रिसर्च सीखो। रिसर्च करने के लिए पूरा ज़िंदगी पड़ा है। सीख लो अच्छा से, उसके बाद करते रहना, झंडा गाड़ते रहना विश्व में। अभी रिसर्च सीखो आकर के पहले तो। डिटेल में सीखो अच्छे से, बारीकी से। करने का मौका जीवन भर मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी एडवाइस है। सेकंड नंबर चीज़ क्या है डिफिकल्टी में? सर्वे इंस्ट्रूमेंट लिख लीजिए। बाधा में जो है ना, सर्वे इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर लिख लीजिए, प्रश्न की जानकारी, स्पष्टता, प्रश्न पूछने का कौशल या कुशलता, प्रश्न की जानकारी, स्पष्टता, कौशल या कुशलता।
तो ये चीज हो गई। प्रश्न की लंबाई, सर्वे इंस्ट्रूमेंट के साथ आपका हाथ कितना अच्छा है। आप प्लान बना लिए ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, जो क्वेश्चनेयर है, उसको समझने का, उसको डिजाइन करने की कला ही आपके पास नहीं है। कैसे उसको शॉर्ट में लिखा जाए, शब्दों का चुनाव कैसे किया जाए, स्पष्टता से कैसे बोला जाए, है ना? क्वेश्चन कितना सूटेबल होगा मेरे पॉपुलेशन के लिए, इन चीजों की गंभीरता और गहराई आपके में है ही नहीं। तो ये भी एक बाधा बन जाएगी ना आपके लिए। तो ये एक चीज, यहाँ तक समझने में आज हमको लग रहा है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। बाउंस मार रहा है क्या? अब चुप रह रहे हैं, क्या बोले हम? रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ, हो तो रहा होगा। अभी तो ठीक है, पहले का नहीं सुन पा रहे थे, थोड़ा सा इधर उधर। अच्छा, लेट हो गया होगा आपको ना, देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में। हाँ। तो इश्यूज ऑन सर्वे इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो सर्वे का इंस्ट्रूमेंट है, इसके कुछ कुछ इश्यूज होते हैं कि जो हमने लिखा है अभी वही, कि फुल नॉलेज, है ना, स्पष्टता, किस तरह क्वेश्चन है। तो वो आपकी कुशलता पर निर्भर करता है कि आप कितना कुशल, आपका कम्युनिकेशन है ना, समझ बूझ कितनी हम्म, कुशलता के साथ आप उसको इंस्ट्रूमेंट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया टाइप ऑफ सर्वे। तीसरी चीज होगी बायस। ठीक है, तीसरी चीज में लिख लीजिए, शोधकर्ता का पक्षपात। शोधकर्ता का पूर्वाग्रह लिख लीजिए, पक्षपात नहीं, शोधकर्ता का पूर्वाग्रह। ये इतना बड़ा इशू है ना कि देख के लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों करेंगे, हम तो जजमेंटल नहीं है। पर हम ह्यूमन, ये बात समझिए कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमेशा कहती है कि हम ह्यूमन ह्यूमन जो है ना, हमेशा जजमेंट करने के निर्णय में रहते हैं। हर एक मोमेंट पे हम चीजों को जज कर रहे होते हैं, जज करते हैं क्या सही क्या गलत, फिर उस पर बिलीफ डालते हैं अपना। कुछ हमने जज किया कि ये सही है ये गलत है ये ऐसा वैसा, और फिर उसको विश्वास किया, फिर उसको आधार मान करके, प्रीमाइस मान के हम दूसरे कंक्लूजन पे पहुंचे। तो हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, ऐसे ही तो काम करता है। कोई सिचुएशन आया, उसको देखा, एग्जामिन किया, ऑब्जर्व किया, उससे एक जजमेंट पर पहुंचा, उस जजमेंट को प्रेमाइस माना, उस प्रेमाइस के आधार पे एक अगले सिचुएशन को बनाया, आधार वाक्य बनाया अगले सिचुएशन का, कंक्लूजन जैसे रीजनिंग में हम लोग करते हैं। उस प्रेमाइस को, उस आधार वाक्य के आधार पे हम ट्रू मान के हम दूसरे निष्कर्ष पर पहुंचे, और फिर उस दूसरे निष्कर्ष से ओपिनियन बनाए, उसको अगले को बताया, अगले ने ट्रू माना। तो ये जो बिलीफ जो फैलता है दुनिया में, है ना, मेंटालिटी जो फैलती है, सोच जो फैलती है, कैसे फैलती है? ऐसे ही फैलती है। पक्षपात और पूर्वाग्रह कैसे फैलता है? ऐसे फैलता है कि किसी एक प्रेमाइस को आप ट्रू मान के उस पे कंक्लूजन निकाल के आगे जा रहे हो। तो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग क्यों पढ़ते हैं इतना गहराई से? प्रेमाइसेस, आधार वाक्य क्या है, लॉज उसकी कितना साउंड है, कितना ये नहीं है वो नहीं है ना, क्या रिलेशन है एक दूसरे का? क्यों, आखिर इतना क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो एग्जाम में पूछ रहा है? नहीं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये चीज हम कर पाए, हमारा दिमाग उन बारीकियों में जा सके कि जैसे तेजी तेजी से जैसे ऑटोमेटिक निर्णय लेते जाते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं ठीक है क्या गड़बड़ हुआ, वहां पे हम लोग पॉज करके स्थिरता से उन उस गैप को देख के समझ पाए और एड्रेस कर पाए। बेसिकली दिमाग, विवेक जो होता है ना, विवेक विवेक की शक्ति को कल्टीवेट कर पाए, विवेकशीलता। तो पूर्वाग्रह जो है ना, ये बहुत ज्यादा ये चीज होता है, इस पे हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले कि क्या क्या चीज है, कि ट्रैक आप जो है लूज मत कर दो और उस तरफ चले जाओ। अब जैसे एक पूर्वाग्रह आपका ये है कि बहुत तरह के पूर्वाग्रह हैं। तो ऐसे ऐसे पूर्वाग्रह होते हैं, जैसे कई आप देखेंगे कि बहुत सारे पूर्वाग्रह को तोड़ते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे एक पूर्वाग्रह ये है कि पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा प्यार मोहब्बत मत करो क्योंकि इससे पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई में आदमी फेल कर जाता है। और ऐसा ऐसा आदमी आपको मिल जाएगा कि जो है ना, कि एक जगह अपना स्थिर से टिका हुआ है, पढ़ाई भी किया, बहुत अच्छे अच्छे नौकरी में भी जो है, दोनों व्यक्ति जो है एकदम पढ़ाई में झंडा गाड़ा है और फिर वो चीज किया है। स्कूल टाइम से लेकर के जो है पीजी के बाद तक में कहीं उसका उन दोनों का जो है ना प्यार मोहब्बत इस चीज में बाधक नहीं बना। पूर्वाग्रह को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? लेकिन एक बात है, कहने की संभावना होती है कि आप भटक जाओगे, आपका अटेंशन कहीं और चला जाएगा, या फिर आप जीवन में इतना सेटिस्फाइड फील करने लगोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना खतरा है, कितने चैलेंजेस है, और उसके लिए आपको तैयार होना है, तब जाके एक हो पाओगे। तो इन सारी चीजों का है। तो आप क्या कर रहे हो कि एजुकेट नहीं कर रहे हो, है ना, बच्चा खुद भी एजुकेटेड नहीं है और निब्बा निब्बी टाइप में है, उस टाइप में तो संभावना ज्यादा होती है ना कि भटक जाए, या फिर वो
उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। तो इस तरीके से लोग क्या जाते हैं, लेकिन यही चीज क्या हो जाता है, बायस बन जाता है। हो सकता है कि कोई दो व्यक्ति साथ में हो तो वो बहुत ज्यादा मेच्योर हो, बहुत अच्छे से फ्यूचर प्लान करो, जितना अच्छा आप उसका करियर बना के नहीं दे पाओगे, जितना अच्छा आप उसको पार्टनर देना दिला पाओगे, वो उतना बढ़िया आदमी ढूंढ लिया है। और दोनों का लाइफ टाइम का ग्रोइंग का प्लान है, और दोनों उस पर रिलेंटली वर्क कर रहे हैं। लड़का अलग ग्रोथ कर रहा है, लड़की अलग ग्रोथ कर रहा है, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। और दोनों एक दूसरे का मतलब डबल इंजन वाली सरकार है, कि भैया उसको भी ये हर तरीके से पुस्ट कर रहा है, ये भी इसको हर तरीके से पुस्ट कर रही है कि ना जीवन में आगे बढ़ना है, चमकना है, एकदम वो चीज करना। तो वो कितनी अच्छी चीज हो गई। उसको दम है कि ऐसा आदमी किसी का पार्टनर बना करके दिखा दोगे, पूरे दुनिया में खोज करके ला करके कभी नहीं कर पाएंगे आप उस सिस्टम में। और आप क्या करेंगे, उसको बोले नहीं छोड़ो हटो ये वो, तो अब वो तो रोएगा ही, कल्पेगा ही आपको। तो ये क्या है कि बायस के कारण क्या होता है कि चीजें गड़बड़ होती है। मान लो कि ऐसा बायस वाला व्यक्ति जो है बन जाता है रिसर्चर या शोधकर्ता या इंटरव्यूअर, तो फिर क्या करेगा, वो वैसी ही चीजें लेगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे आया, उसके पर्सनल लाइफ से वो सवाल पूछ दिया कि इंटरव्यू में उसको आंकने के लिए, और उससे ये जजमेंट पे पहुंच गया कि भाई ये तो पढ़ने वाला तो ऐसा होता ही नहीं है, तो पढ़ने वाला ऐसा थोड़ी होता है कि उसमें भावनाएं नहीं होती है, वो इंसान नहीं होता, ये तो गलत है, या ऐसे वैसा, या ऐसा भी थोड़ी है कि जो बहुत पढ़ने वाला था वो देवता ही होता है, राक्षस भी तो हो सकता है वो। तो ये बायस जो है ना बहुत दिक्कत करता है। चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। ठीक है, ये लिख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक बाधाएं। इसमें तो लिखा ही नहीं कार्य शोधकर्ता का पूर्वाग्रह में कुछ। शोधकर्ता के पूर्वाग्रह में तो हमको लग रहा है कि इसी से पता चल जा रहा है कि पूर्वाग्रह से ही, इसको डिटेल में लिखा है क्या? नहीं, सब बोलेगी ना फिर इसमें क्या, इसलिए बोल रहे हैं। लिख लीजिए फिर, शोधकर्ता के निजी पूर्वाग्रहों का दुष्प्रभाव सर्वे रिसर्च पर पड़ सकता है, बस। जैसे शोधकर्ता के निजी निजी पूर्वाग्रहों का प्रभाव, पूर्वाग्रहों का दुष्प्रभाव सर्वे पर पड़ सकता है। जैसे भूरी आंखों वाले व्यक्ति का चालबाज होना, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, भूरी आंखों वाले व्यक्ति का चालबाज होना। लंबी नाक वाले व्यक्ति का घमंडी होना। घुंघराले बालों वाली लड़की का मूर्ख होना। तीन चीज हो गया। अब ये भी हम जो है ना, एक बार हम अपने पापा से सुने कि पापा अक्सर बोला करते हैं ना कि कैला आंख और भूरा आंख वाले आदमी का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अक्सर मेरे पापा ये बात रिपीट करते रहते हैं। तो हम तो आदर्श बेटा है नहीं कि हमको जो पेरेंट्स सिखा देगा तो हम सीख लेंगे। हम तो प्रश्न करने वाला बेटा है। प्रश्न करते करते हम सबको परेशान करके रखे हुए हैं। तो हम तो बहुत बदमाश लड़का है। तो हम इस चीज को माने नहीं, हम तह तक गए, हम इन्वेस्टिगेशन की कि पापा जो ये बात बोलते हैं इसका क्या आधार है। तो पापा बोलते हैं तो माँ मेरी आदर्श पत्नी है। तो पापा के मुंह से जो निकलेगा वही माँ का बिलीफ बन जाएगा। हाँ पापा बोलते हैं, पापा बोलते हैं, पापा अनुभवी है, पापा ये है वो है। हम है कि हम ना पापा के अनुभव को मानेंगे ना ये चीज। हम बोलेंगे कि आपका आधार क्या है, क्या वो चीज है, क्या बहुत आपने सैंपल ऐसा देखा कि बहुत सारे ऐसे थे कि बुरी आंखों वाले लोग चालबाज थे। तो हमको इसका जवाब कैसे मिला, हमने देखा कि पापा मेरे बहुत फिल्मी टाइप के व्यक्ति हैं। मतलब जैसे मेरा इंटरेस्ट फिल्मों के प्रति बिल्कुल नहीं है, हम सिर्फ गाना में इंटरेस्ट रखते हैं, बस इतना। हम गाना भी जो गा रहे हैं हम आज तक, मतलब कई ऐसे गाने जिसका हम वीडियो भी नहीं देखे होते हैं, तो हम वो भी कई बार ऐसे आराम से गा देते हैं सबके सामने में। जब लोग सब एक दूसरे को आंख मारता है ऐसे वैसे ये करता है, तो हमको लगता है क्या है, तो फिर कोई इशारा करता है कि वीडियो देखा है गाना का, यार इतना खूबसूरत गाना, और वीडियो देखते हैं तो पता चलता है वीडियो बहुत ज्यादा अश्लील था। तो फिर उसके बाद हम जाकर के गाना नहीं गाते वैसे में। ये चीज मेरे साथ बचपन से होती रही है। तो मेरे पापा जो है ना बहुत फिल्मी व्यक्ति। उसके बाद हमने नोटिस किया कि पुरानी फिल्मों में जो विलेंस होते थे वो चालबाज टाइप के लोग होते थे, जो मुंशी होता था या जो भी इस तरह का होता, सबको भूरी आंखों वाला दिखाया गया है। तो पापा युवावस्था से जो है ना फिल्म देखते देखते
मतलब दादा थे मेरे यहाँ कलेक्ट्रेट में थे, तो बड़ा आदमी का बेटा थे पापा। तो एकदम जिस टाइम पे टीवी नहीं था उसी टाइम से पूरा रईसी प्राप्त था पिताजी लोग को, फिल्म देखना ये वो सब। तो इनका जो है जीवन का बहुत सारा कंसेप्ट जो है ना फिल्में से आया है, जो कि मेरे लिए बहुत हास्यास्पद है कि यार किसी ने कोई कहानी लिखी, कपोल कल्पना लिखी, उसको आप जीवन का सत्य, किसी के डायलॉग को, किसी के गाने को, किसी की कला को जीवन का सत्य मान के जी लिए। तो ये कहाँ तक उचित है? तो हम उनके बिल्कुल विपरीत है इस मामले में। हम एकदम नॉन फिल्मी आदमी हैं। तो हमने वही देखा कि पापा का ये कंसेप्ट आया, तो ये यहीं से आया है कि ब्राउन वो चीज हमने ऑब्जर्व किया, पापा जो फिल्म में या ऐसे वैसे तो सब में हमने वही पाया। और पापा उसको क्या करते हैं, रियल लाइफ में लोगों पे लगा देते हैं, थोप देते हैं, और बेचारा सब। अब कोई बुरी आंख के साथ पैदा हुआ है तो हम देख रहे हैं कि चालबाज नहीं भी है। हम पापा को कन्विंस भी करने का कोशिश करेंगे, लेकिन पापा हम ही को बोलेंगे कि नहीं बेटा सावधान रहो, इसका जो है ना भूरा आंख है, कैला आंख है। अब हम क्या करें, मेरा बहुत सारा दोस्त का अगर आंख भूरा है तो हम क्या कर सकते हैं? तो वही चीज है। अब जैसे एक चीज है होंठ का काला होना, होंठ का काला होने के पीछे क्या बायसनेस है कि जिसका होंठ काला होता है, एकदम ब्लैक होता है, मतलब वो चेन स्मोकर है। चेन स्मोकर के साथ दूसरी चीज ये भी है कि जो चेन स्मोकर होता है दिमाग से बहुत स्मार्ट होता है, या वो चीज है। अब हमको ये दोनों चीज जो है ना मेरे में मिलता हुआ लोगों को दिखाई पड़ता है कि साला दिमाग से बड़ा तेज है, शातिर है, और इसका होंठ एकदम एवरी टाइम काला है। लेकिन मेरा होंठ बचपन से काला है, जैसे माँ मम्मी या घर लोग सब लोग जानते हैं कि इसका बचपन से होंठ काला ही है और काला ही रह गया। लेकिन बाहर के लोग नहीं मानते हैं, कहते कि नहीं तुम्हारा आवाज भी भारी होता है कई बार, और कई बार तो वैसा लगता भी है तुम्हारे में वो चीज, फिर थोड़ा डोमिनेंट भी है, तुम जरूर स्मोक करते हो। मतलब 100 में से 99 व्यक्ति को शक है कि लड़का जरूर स्मोक करता है। तो ये क्या है, बायस है एक तरीके का। उसके बाद कई बार क्या हुआ कि हमको बोला गया कि नहीं तुम अपना ये दिखाओ, क्या मसूड़ा दिखाओ। मसूड़ा भी, स्मोक करने वाले का मसूड़ा भी काला होता है, मेरा मसूड़ा भी काला है। तो अब क्या बोला जाए? तो इस तरीके के जो बायसेस हैं, अगर आप मान लो स्मोकिंग पे रिसर्च कर रहे हो और उसमें एक्चुअली में ये पाया जाता है, मान लीजिए पता नहीं, हमको पता नहीं है, हो सकता है लॉन्ग टाइम स्मोकिंग करने से कार्बन डिपॉजिट गम सब में या ये सब में फाइन कार्बन हो जाता होगा, लिप सब में तो काला हो जाता होगा। तो अगर उसको एक आधार बनाया जाए इस सर्वे करने का ऑप्शन, तो उसके आधार से तो हम बिल्कुल ये चीज हो जाएंगे, और हम बिल्कुल शरीफ आदमी, चाय भी नहीं पीने वाला, तो हम आ गए उसमें, उसके जद में। तो ये यही सब जो बायस जो है ना, ये बायस बहुत ज्यादा इशू करता है, कहने का यही मतलब है। चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में क्या चीज है, प्रशासनिक मुद्दे। प्रशासनिक मुद्दे में कि कैसे हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं सर्वे को, है ना, कैसे सर्वे को उपयोग कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में क्या है, कॉस्ट, ये बात आ जाए कि सर्वे के लिए कई बार हमको कॉस्ट ये चीज चाहिए होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा सैंपल साइज 100 है किसी स्टडी के लिए, हमको चाहिए कि हमने पीजी किया, लेकिन हमको शर्म लग रहा है कहीं भी जाके बोलने में, जैसे ही पूछते हैं कि थीसिस क्या था, मास्टर्स थीसिस, तो फिर बोलना पड़ता है कि हमारे यूनिवर्सिटी में ना मास्टर्स थीसिस नहीं होता है। तो बोलता है अच्छा यूनिवर्सिटी में पास आउट करने के लिए नहीं तो कि कुछ तो किया होगा, चलो ठीक है मास्टर्स थीसिस नहीं था पर कोई प्रोजेक्ट तो किया ही होगा, कुछ तो स्टडी किया होगा। नहीं किया, काहे कि हम लोग क्या, तो ये इतना ज्यादा मतलब हमको बेइज्जती फील होता है कि हमको लगता है कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलो हमने तय कर लिया कि एक स्टडी करते हैं। अब जो स्टडी करने के लिए हम क्वेश्चनायर बनाने के लिए निकले, तो हम लोगों के सामने जा रहे हैं, लिटरली भीख मांग रहे हैं कि भैया प्लीज मेरा क्वेश्चनायर कर लो। अब लोग भी हमको झिड़क के भगा नहीं सकते हैं, भिखमंगा जैसा तो हम है नहीं। तो लोग भी हमको झिड़क के नहीं भगाते, हाँ हाँ कर देंगे, हाँ लाओ ना। और उसके बाद जो जब भी क्वेश्चन है, अरे आज तो वहां चले गए थे, अच्छा आज कर देते हैं। फिर 2 दिन बाद फोन किया, सर क्वेश्चन है। ओ अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा हाँ अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। फिर उसके बाद किया 2 दिन बाद, ओ अच्छा अभी रुको हम करवा देते हैं किसी से। उसके बाद हम फोन ही नहीं किए, ठीक है। या उसके बाद भी फोन किया तो अच्छा एक काम करो ना, तुम ही लिख ना दो, नाम उम मेरा लिख दो, ठीक है, बोलो साइन कहाँ करना है कर देते हैं, और तुम ही उसमें जो होता है टिक मार दो। तो जो भी लोग सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, या ये जब आप करने जाएंगे तो इस तरह का रिस्पॉन्स आपको बहुत कॉमन मिलेगा। तो जब तक आप अगले को रिवार्ड नहीं दोगे कि भैया ये लो पैसे, ठीक है, अगर आप मेरे सर्वे का आंसर देते हो। अब देखिए क्या है, 100 सैंपल साइज का स्टडी करना कितना मुश्किल है, ठीक है। तो 100 सैंपल साइज का स्टडी करना, आप 100 आदमी का जो है रिस्पॉन्स लो किसी सर्वे पे, अगर आपके सर्वे को 10 मिनट या 20 मिनट लगता है करने में, तो आप देखो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। लेकिन इसका बहुत सरल और सहज सा उपाय है, ठीक है। हर आदमी को हम 10 रुपया देंगे,
100 गुना 10 कितना होता है? 1000। ठीक है, पैसे में बहुत ताकत है। अगर वही सर्वे करने के लिए हमको 100 आदमी का सैंपल साइज लेने के लिए 100 आदमी का सैंपल साइज एक अच्छा सैंपल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि हमको और भी ज्यादा पैसा है, ठीक है, हम पैसे से इतने वेल ऑफ हैं कि हमको लगता है कि अगर बढ़िया चीज क्रिएट करना और 10,000 रुपया हम खर्चा करते तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 रुपया ऐसे ही फिर कमा लेंगे या खर्चा कर देंगे। तो मतलब बीइंग, अब जैसे कमाने वाली की तो, जैसे हम कमाते हैं तो मेरा ये मेंटेलिटी हो सकता है अगर ज्यादा पैसा हो मेरे पास तो, कि हाँ भाई बढ़िया स्टडी करना, हम 1,000 के सैंपल पे करेंगे, तगड़ा स्टडी, देंगे सबको 10-10 रुपया, तो आराम से मेरा गोल पूरा हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपया के लिए तो जो है लोग कर ही देंगे। वो 8 आना 1 टका के लिए मोबाइल में बैठ के ऐड देखते रहता है आदमी सब। तो एक सर्वे 20 मिनट का होगा, उसमें 10 रुपया कमा लेगा लोग, तो सर्वे करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अगर कॉस्ट वाली चीज को मैनेज कर लिया तो मेरा काम आसान हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज वो चीज करने में। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि खरीदना है, पैसा दे दिया तो अब आप जो है ना गुड बॉय बन के दीजिए, हम जो कह रहे हैं सर्वे में वो लिखिए, वो नहीं करना है। तो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट में एक ये चीज हो गई, दूसरी चीज हुई कि आप सर्वे करने जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे लोगों के पास। तो आप घर से निकले सर्वे करने, वहां से कॉस्ट आप जोड़िए। टेम्पू का भाड़ा लगा, ठीक है, जो समय लगा आपका, जो श्रम लगा आपका, जो लेबर लगा एक दिन का, उसका मान लीजिए आप कॉस्ट जोड़ते हैं या नहीं भी जोड़ते हैं कि चलो ठीक है हम फ्री का लेबर हो गए, तो एटलीस्ट भाड़ा जोड़ेंगे। बाहर जाके आप जो खाना खाए, ठंडा पिए, चॉकलेट खाए, जो भी किए अपने आप को सही शेप में रखने के लिए, वो जोड़ेंगे। तो इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन में जितने इश्यूज आएंगे, प्रिंट आउट जो आपको कराना पड़ेगा, है ना, कितने प्रिंट आउट आपने कराए, वो प्रिंट आउट का कॉस्ट सारा होगा। स्टेपलर लिया, वो सब कॉस्ट होगा। इतने तरह के कॉस्ट हैं, वो सब होगा। तो जैसे जैसे आपका सैंपल साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में एक चीज आता है कॉस्ट, तो इसमें लिख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में पहला पॉइंट कॉस्ट, चौथा नंबर है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, इसमें एक छोटा सा सब पॉइंट दे दीजिए कॉस्ट। दूसरा चीज है मोड ऑफ सर्वे। अब मेरे लिए बहुत आसान है सर्वे करना कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से कि हमने गूगल फॉर्म बना दिया। लेकिन गूगल फॉर्म पे तो सर्वे आप उसी पॉपुलेशन पे कर सकते हैं ना जो स्मार्टफोन यूजर हो, जो इतना शिक्षित हो कि गूगल फॉर्म को यूज कर पाए, उसी पे आप कर सकते हैं। तो आपका तो सैंपल साइज ऑलरेडी घट गया बहुत ज्यादा। जनरलाइज हो पाया आपका सर्वे? नहीं हो पाया। तो मोड ऑफ सर्वे भी जो है ना एक बाधा बनती है। दूसरी बाधा में इसके अंदर वही लिखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के अंदर मोड ऑफ सर्वे। ठीक है, कॉस्ट हो गया, मोड ऑफ सर्वे है। उसके बाद तीसरी चीज लिखिए चयनित क्षेत्र की उपयुक्तता। जो एरिया जो हमने लिया है वो कितना उपयुक्त है। ठीक है, वही बात हो गई कि वो ग्रामीण वाला वो चीज बताए ना, प्रश्न पूछना था कुछ और, हमने एरिया चूज कर लिया। वो चीज कौन से एरिया में, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, किस जगह पे हम करेंगे। हम जाके जो है ना 40 किलोमीटर मेन रोड से अंदर जा करके जो है किसी देहात में जहाँ सिर्फ एक सड़क जाती है और सिंगल लेन रोड है, वो भी 25 किलोमीटर तक सिंगल लेन ही रोड है, कहीं कोई रास्ता नहीं, एकदम भीतर रिमोट एरिया में जाके करेंगे या टाउन के एरिया में करेंगे, कहाँ पे ज्यादा उपयुक्त होगा। तो वो चीज हो गया। उसके बाद समय, एडमिनिस्ट्रेटिव में वो चीज एक पॉइंट लिख लीजिए कि समय, कितना समय लगेगा। तो ये सब बाधाएं बनती है सर्वे करने में। अगर इन चीजों को आप पहले ही प्लान कर लेते हो, ठीक है, सही से इन चीजों को समझ लेते हो, आप क्वेश्चन बना लिए, वो क्वेश्चन के ऊपर मंथन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, आपने एक बायस का एक नोट बना लिया, ठीक है, एक बायस चार्ट बना लिया कि इन क्वेश्चंस को समझने में कौन कौन से ऐसे बायसेस पूर्वाग्रह में हमारे पास बीच में आ सकते हैं, उसको नोट कर लिया। हर व्यक्ति के पास पूर्वाग्रह है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अपने पूर्वाग्रह को इंट्रोस्पेक्शन करके हमने नोट किया कि इस प्रश्न का हो सकता है कि अगर कोई आदमी आए तो कहीं हमको ऐसा तो नहीं लग जाएगा, नोट कर लिया। तो इस तरीके से करके आप एक बायस चार्ट अपना पहले बना सकते हैं सतर्क रहने के लिए, कि उसको पढ़ करके आप रिमाइंडेड रहे कि ये गलतियां हमसे ना हो जाए। तो बायस्ड क्या होते हैं, पूर्वाग्रह ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो। तो इससे पहले कि वो आपके चेतना में आए, आप कॉन्शस हो, अलर्ट हो, तब तक आप डिसीजन बना चुके होंगे, पूर्वाग्रह का शिकार हो चुके होंगे। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, और वो शून्य वाले जोन में जाना मांगता है कि हमको कुछ नहीं आता है, हम कुछ नहीं समझते, हम उतना ही सुनते हैं जितना कहा जाता है, थोड़ा उस माइंडसेट के साथ। तो यहीं पे ये चीज
आज सर्वे रिसर्च होता है, खत्म। क्या आप लोग कुछ होमवर्क भी करना चाहिएगा क्या इस पे? होमवर्क करे जैसे? इस पे आप लोग हर एक व्यक्ति ना अपना एक एक सर्वे का टॉपिक, जैसे आज हम बोले ना कि आप एक दालमोट कंपनी है, ठीक है, हम्म, उस पे आपको एक क्वेश्चनर बनाना है। तो आज तो हम सर्वे का टॉपिक हम दिए आपको और रोल अपना दिए, तो लिख लीजिए होमवर्क में एक पॉइंट रोल, कि आप अपना रोल डिसाइड कर लो, ठीक है, रोल लिख करके डैश छोड़ दीजिए आगे, और उसके बाद जो है ना प्रॉब्लम स्लैश टॉपिक लिख करके डैश छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को दीजिए कि आप क्या है, हम मोटर मैकेनिक हैं, हम दालमोट कंपनी वाले हैं, या फिर हम ऑटो चलाने वाले हैं। अपने दिमाग को विस्तार दीजिए कि आप किसी रोल में अगर होंगे तो आपके सामने क्या क्या प्रश्न होंगे, ठीक है, किन उत्तरों मतलब की कि तलाश। जनरल लाइफ से रिलेटेड कोई अगर दुकानदार है हाँ, तो वो कितना सामान बेच रहा है, कौन ले रहा है, कैसा सामान रख रहा है, हाँ, कहाँ पे ज्यादा चल रहा है, वो कौन बिजनेस से सा हो आदमी सकता है। खरीद रहा है। हाँ, या सामाजिक हो सकता है। ठीक है, अभी हमने एक बिजनेस का एग्जांपल दिया। हाँ मम्मी बैठो, बस खत्म हो रहा है। तो अभी हमने बिजनेस का एग्जांपल दिया कि आप दालमोट कंपनी के प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, आप दालमोट कंपनी के मालिक हैं, आपके माइंड में था कि कस्टमर को कैसे। हो सकता है कि जैसे अभी एक और एग्जांपल देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, अलग अलग लोगों के रिलीजन पर क्या असर पड़ता है, ठीक है, कोई सोशल इशू हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट या एडवर्टीजमेंट हो सकता है, या फिर फिल्म के बारे में ओपिनियन हो सकता है कि किसी फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता का के प्रति लोगों का क्या विचार है, या वो चीज है, या बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने में जो पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं, आप पेरेंट्स से रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप कल्पना करें और अपने से सर्वे कम से कम एक बनाए जिसमें 10 क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम एक सर्वे हम्म, आप लोगों को तैयार करना है 10 प्रश्नों का, और अधिक भी कर सकते हैं अगर आपको मजा आए करने में, है ना, इस एक्सरसाइज को, चीज करने में, तो एक से ज्यादा भी करें तो अच्छी बात है। 2 कीजिए, 3 कीजिए, 10 कीजिए, 5 कीजिए, क्योंकि चीजों को कर करके सीखना है हम लोगों को। हम यही बोलते हैं ना, सरस्वती और विद्या वही है जो आपके जीव पे विराजमान है, और जब तक हम आपसे प्रश्न पूछे और आप फटाक से उत्तर नहीं दे पाए, तब तक आप सफल नहीं हैं उस चीज में, विद्या को विराजमान करने में। तो काम और प्रैक्टिस और पढ़ाई वैसे करनी है कि एकदम पूछे और मुंह से जवाब निकले, वो ऐसे ही होगा चीजों को प्रैक्टिस कर करके। तो एटलीस्ट एक सिचुएशन में एक रोल और एक टॉपिक दे करके 10 क्वेश्चन बनाना है, कम से कम एक। बाकी एक से इतना बनाइएगा तो वो आपके विकास में सहायक होगा। ठीक है, तो इतना ही आज का क्लास।